हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उसमें हेडिंग डालें, लिखिए सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है। उसका मीनिंग ये है कि हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो लिखें, जब फर्स्ट दोनों शो करने हैं तो पहला फर्स्ट पॉइंट लिखें जिसमें हम ये शो करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, और सेकंड में फिर पॉइंट में नोट करेंगे कि सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। तो लिखिए फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। लिखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ एक्सटर्नल होता है, मास सिस्टम का होता है, और एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का होता है। ठीक है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, एफ एक्सटर्नल लिख दें चाहे ई एक्स टी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट देन एफ एक्सटर्नल जीरो। मास जीरो हो नहीं सकता है, इसका मतलब है ए जीरो होगा। ए जीरो होने का मतलब है, एक्सीलरेशन के जीरो होने का मीनिंग है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से है। तो नोट कर दें नीचे, देयर विल बी नो एक्सीलरेशन इन द बॉडी, देयर विल बी नो एक्सीलरेशन इन द बॉडी if no external force is applied. There will be no acceleration in the body if no external force is applied. This means that a body at rest, this means that a body at rest will remain at rest, and a body in uniform motion, a body in uniform motion will continue moving uniformly along the same straight line. In the absence of an external force. In the absence of an external force. तो आप समझ गए होंगे कि अगर बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यही हमारा फर्स्ट लॉ है। इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ से ड्राइव हो जाता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखें, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। थर्ड लॉ is contained in the second law. इसको शो करने के लिए, क्योंकि जो थर्ड लॉ होता है ना वो एक्शन रिएक्शन है, इसलिए हमें दो बॉडी यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। एक बॉडी ए ले ली, एक बी, और ये v1 और v2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जब ये इनका कॉलिजन होगा, जिस समय इनका इम्पैक्ट होगा, तो ए बॉडी बी पर फोर्स डालेगी और बी ए पर डालेगी। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन ऐसे अपोजिट दिखा दें, अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दें। आप एफ ए बी एफ बी ए भी ले सकते हैं, या F1 F2 भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ये F1 F2 ले लिया। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ये क्वेश्चन 11th एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए सभी लोग इसको 11th के लिए जरूर तैयार रखें। लिखिए, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कंसीडर
an isolated system of two bodies. Consider an isolated system of two bodies A and B. They collide each other. During collision, body A exert force F1. During collision, body A exert force F1. F1 पर वेक्टर लगा देना, ब्रैकेट में लिख दो एक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, ऑन बॉडी बी, ब्रैकेट में लिखना एक्शन, बाद में ऑन बॉडी बी फॉर टाइम डेल्टा टी. let the body B exert force F2, ब्रैकेट में रिएक्शन, ये दिखाए हैं ए और बी. ए डाल रहा है बी पर F1 राइट को, और बी ए पर डाल रहा है F2 लेफ्ट को. ठीक. लेट बॉडी बी एक्सर्ट फोर्स F2, F2 पर वेक्टर लगाएं, ब्रैकेट में लिखें रिएक्शन ऑन बॉडी ए फॉर द सेम टाइम डेल्टा टी, फॉर द सेम टाइम डेल्टा टी. अब नेक्स्ट लाइन में लिखना चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. तो आपको मालूम है चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के इक्वल होता है. ठीक. तो इस पर फोर्स बी पर कितना लग रहा है F1, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू F1 और डेल्टा टी. ठीक है, आप कल नोट कर चुके हैं लीनियर मोमेंटम का जो चेंज है वो इम्पल्स के इक्वल है और वो F डेल्टा टी के इक्वल होगा. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखें चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए F2 डेल्टा टी. टोटल चेंज इन मोमेंटम, दोनों में टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी, दोनों को प्लस कर दें, टोटल चेंज इन मोमेंटम. अब इन दोनों को अगर हम एक सिस्टम बनाते हैं तो ये फोर्स इंटरनल है, इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक. तो लिखिए एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसी से थर्ड को ड्राइव करना है. एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. तो नेक्स्ट लाइन में जो आपने टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाला है इसको जीरो कर दीजिए, डेल्टा टी को कैंसिल कर दें, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो, F1 इज इक्वल टू माइनस F2. ये बन गया आपका एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट, यानी कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2 के बाद लिख दें एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन. आपने पहले ही नोट कर चुके हैं कि F1 एक्शन है और वो F2 रिएक्शन है. तो आप समझ गए होंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ को ड्राइव करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प ली, कॉलिजन करके दो बॉडीज का उनका मोमेंटम बनाया, टोटल चेंज इन, और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए टोटल चेंज इन मोमेंटम को जीरो किया, उससे आपका ड्राइव हो गया एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. तो नोट कर दें नीचे, इट मीन्स एक्शन एक्ट्स
एक्शन फोर्स लिखते हैं, एक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन फोर्स, इट मीन्स एक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन फोर्स। लास्ट लाइन में लिख देना, हेंस सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, हेंस सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है कि 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होम एग्जाम में शायद ही कोई पेपर हो जिसमें ये ना पूछते हो, थ्योरी के उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्रूव करें कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आप अपने एग्जाम के लिए इसको ठीक से तैयार कर लेना। नेक्स्ट लिखें आप कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस लिखे, इफ द फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी, if the forces applied to a body are such that, if the forces applied to a body are such that their lines of action, their lines of action meet at a single point, meet at a single point, then these forces are called concurrent forces, then these forces are called concurrent forces। जैसे ये आपका x और y एक्सिस है, मान लीजिए ये फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, यहाँ से एंगल जो है वो अल्फा 1 ले रहा है। दूसरा फोर्स ये एक्ट कर रहा है F2, इसका एंगल x एक्सिस से अल्फा 2। तीसरा ये फोर्स एक्ट कर रहा है F3। तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर, जहाँ जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं उसी को ऑरिजिन मान लिया, ये टोटल एंगल ले लिया अल्फा 3। आपको हमने इनका रिजल्टेंट निकालना वेक्टर के 3rd और 4th लेक्चर में सिखाया है, ठीक है ना। फिर हम इसको नोट करा दे रहे हैं। तो जब कई सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास हों तो वो कॉन्करेंट कहलाते हैं, ठीक है। वेक्टर हैं फोर्स, देखिए, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स, देन R इज इक्वल टू होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। अगर और आगे भी हैं तो उनको भी सम करते जाइए, सबका वेक्टर सम R है। अब हम ऑलरेडी आपको वेक्टर में इसको सिखा चुके हैं, फिर भी हम यहाँ बता दें, इनका जो x कंपोनेंट होंगे तीनों के, वो रिजल्टेंट के x कंपोनेंट के इक्वल होंगे। तो रिजॉल्व इनटू x डायरेक्शन, न्यूमेरिकल लगाते समय करेंगे रिजॉल्व इनटू x डायरेक्शन, x में रिजॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना होगा, F1 cos अल्फा 1, आपको मालूम है जिससे एंगल बनाता है वो cos, दूसरा साइन, F2 cos अल्फा 2, F3 cos अल्फा 3। इसी तरह से रिजॉल्व कर दें अलॉन्ग y डायरेक्शन, रिजॉल्व अलॉन्ग y डायरेक्शन। तो जब y में रिजॉल्व करेंगे तो y कंपोनेंट आएगा, बिल्कुल cos की जगह साइन कर दें, F2 साइन अल्फा 1, F1 साइन अल्फा 1 प्लस F2 साइन अल्फा 2 प्लस F3 साइन अल्फा 3। जब ये दोनों कंपोनेंट निकाल लें तो नेट रिजल्टेंट R आपका x कंपोनेंट का होल स्क्वायर करें, y कंपोनेंट का स्क्वायर करें और इनके बीच में एंगल देखिए। मान लीजिए आपका RX और XY, RX ये हो गया और RY ये हो गया, क्योंकि x में होगा ये y में होगा, इनका ये रिजल्टेंट है R। तो ये एंगल रिजल्टेंट अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू RY अपान RX। अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्करेंट फोर्स अगर हैं तो उनमें आप अगर उनका रिजल्टेंट निकालना है तो x कंपोनेंट निकालें, y कंपोनेंट निकालें और फिर उनका जो है वो सम कर दें, ठीक है ना। अब हम आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड, उसका हम डिस्कशन करेंगे, वो इक्विलिब्रियम है ऑफ द टू फोर्सेस। तो आप नोट करें, इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस न्यूटन्स लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स का भी है। इसके आगे जो है कई जगह आपको इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आप बेसिक थ्योरी से जानते हैं इक्विलिब्रियम को, 9th की उसकी थ्योरी से,
इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक वे में हमें इसकी स्टडी करनी है। लिखिए इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस। सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम की डालें। सबसे पहले हेडिंग इक्विलिब्रियम की डालें, बाद में आते हैं टू और थ्री फोर्सेस पर, ठीक है। पहले हम इसकी डिफिनीशन और कुछ वो नोट कराएंगे। देखिए फोर्सेस विच हैव जीरो लीनियर रिजल्टेंट, फोर्सेस इक्विलिब्रियम हेडिंग डालें और उसमें लिखें फोर्सेस विच हैव जीरो लीनियर रिजल्टेंट एंड जीरो टर्निंग इफेक्ट। देखिए जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो या तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, देखिए ये बॉडी रखी है, हम फोर्स लगा रहे हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक। या ये हो सकता है कि बॉडी पर हम फोर्स लगा दें तो टॉर्क क्रिएट हो, बॉडी रोटेट होने लगे, ठीक है ना। ये जैसे ये बॉडी रखी है, यहाँ पर हमने फिक्स किया, ये फोर्स लगाया, देखिए रोटेट हो गई। ऐसे दो फोर्स से भी होगी रोटेट, सिंगल में हमें एक जगह पर फिक्स करना पड़ेगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगी ऐसे, ठीक। तो टर्निंग इफेक्ट भी होता है फोर्स लगाने से, क्योंकि टॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है। और ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटेटरी मोशन भी होता है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन में इसीलिए वो भी पॉइंट है, ठीक है। फोर्स विच है जीरो लीनियर रिजल्टेंट एंड जीरो टर्निंग इफेक्ट will not cause any change, will not cause any change, will not cause any change in the motion of the object, in the motion of the object. Such forces are said to be in equilibrium, such forces are said to be इन इक्विलिब्रियम। इसके पहले आप एक पॉइंट समझ लेना, अगर कोई भी बॉडी, इसको बार बार बोला गया है, रेस्ट में है, ठीक, इसमें अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और मोशन नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम रेस्ट का। ये भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट, सीधे लाइन में, ठीक। अब भी इसमें नेट फोर्स जीरो होगा। और रोटेशन में ध्यान दें, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो किसी भी टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, घूमती रहेगी, फ्रिक्शन को जीरो मान के चलते हैं, ओके। लेकिन अगर आप टॉर्क लगा देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। जैसे कोई सी बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन है और उसमें अगर फोर्स लगाते हैं तो या तो स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन यहाँ रोटेशन में क्या होगा, अगर आप टॉर्क लगाएंगे तो या तो स्पीड बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, या एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। समझ गए होंगे बात को। तो दो तरह का है ये। देखिए इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कई तरह से अलग अलग डिफाइन करते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडी में लिख दें ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये भी इक्विलिब्रियम है। जैसे ये बॉडी रखी है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके। तो लिख दीजिए नंबर वन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में लिख दें या कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नंबर टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी बता दिया कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी, चलने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकता है, ध्यान रखना रोटेशन में, ठीक। अब आप हेडिंग डालें कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल मोशन जानते होंगे स्ट्रेट लाइन का। कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखिए वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। कंडीशन लिखा रहे हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। सिंगल लाइन में सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा माने सम होता है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। ये वेक्टर सम हो गया सभी फोर्सेस का जीरो। ये कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। फिर हेडिंग डालें कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर
रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, देखिए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस must be equal to sum of clockwise torque about the same axis. Sum of anti-clockwise torque about an axis must be equal to sum of clockwise torque about the same axis. यानी कि किसी बॉडी पर जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है टॉर्क लगाने से और वो जो एंटी क्लॉकवाइज लगे, अगर वो बैलेंस कर लें तो फिर नेट टॉर्क जीरो। कुल मिला के रोटेटरी या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, उसमें नेट फोर्स जीरो और इसमें नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। समझ गए होंगे बात को। अब आप हेडिंग डालें जो हम बोल रहे थे पहले, इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस। अब हम इक्विलिब्रियम चेक करेंगे दो फोर्सेस का और मोर देन टू फोर्सेस का। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस, देखिए दो फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे बिल्कुल क्लियर है। ये रॉड है, आप इधर फोर्स लगाएं और इधर लगाएं, दोनों इक्वल और अपोजिट। ये देखिए मोशन नहीं कर रहा है, हमने लेफ्ट को जितना फोर्स लगाया उतना ही राइट को लगाया, तो ये कंडीशन क्या हुई, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, यानी F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, और कॉन्करेंट होने चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो या एक ही लाइन में, ठीक है। कॉलिनियर में ध्यान रखना, जो कॉलिनियर होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं, जैसे एक फोर्स इधर लगा दो एक इधर तो कॉलिनियर हो गया, ठीक है। एंटी पैरेलल भी कॉलिनियर कहलाते हैं, एक लाइन में हो तब भी कॉलिनियर है, लाइन में हटके हो तब भी कॉलिनियर है, इसलिए कॉन्करेंट वर्ड यूज कीजिए। नोट कीजिए क्या लिखा, इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस। लिखिए टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ, टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम only if they are equal in magnitude and opposite in direction, and must be concurrent in action। क्या लिखा, two forces are in equilibrium only if they are equal in magnitude and opposite in direction and must be concurrent in action। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन, अगर दो फोर्स के लिए F1 इज इक्वल टू माइनस F2 ये होनी चाहिए, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और दूसरी कंडीशन लिख दें F1 एंड F2 वेक्टर लगा देना, मस्ट बी कॉन्करेंट। अगर ये कॉन्करेंट नहीं होंगे तो ये कपल बना देंगे, टॉर्क क्रिएट करेंगे। F1 एंड F2 मस्ट बी कॉन्करेंट, अदरवाइज दे विल कंस्टिट्यूट ए कपल, अदरवाइज दे विल कंस्टिट्यूट ए कपल। अब आप हेडिंग डालें इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। ये हमने दो फोर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ा था और बहुत सिंपल है कि दो फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन एक ही होना चाहिए, यानी एक पॉइंट से पास जरूर होने चाहिए दोनों। अब हेडिंग डालें इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस। देखिए थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम, थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस can be in equilibrium only when they lie in the same plane। एक तो तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए, they lie in the same plane and intersect in one point, यानी कि concurrent, intersect in one point and their free vectors form a closed triangle, and their free vectors form a closed triangle। थोड़ा डिस्कशन वेक्टर में भी हुआ है इसका। देखिए जैसे ये फोर्स है आपका F1,
और ये फोर्स हमने ले लिया है F2 और तीसरा फोर्स F3 लगाया। ये इक्विलिब्रियम में जब होंगे जब इन दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल और अपोजिट हो। नेचुरल है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल और अपोजिट, यानी कि अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये इस डायरेक्शन में होगा F1 प्लस F2 और ये इसके F3 के इक्वल और अपोजिट है। थोड़ा इक्वल के लिए लेंथ थोड़ा कम कर दे रहा है इसकी, अब दिख रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब है कि F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इक्वल्स माइनस F3। इट मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ठीक, और इनके जो फ्री वेक्टर हैं अगर हम इसको बनाएं सिस्टेमेटिक वे में तो ट्रायंगल क्लोज्ड लूप बनाएंगे। ट्रायंगल में देखिए ये हमने F1 इसके पैरेलल बना दिया, अब हम बना रहे हैं F2, ये F2 हम इधर ले आए पैरेलल में और फिर F3 बनाइए, देखिए क्लोज लूप बन गया और अपने उसी पॉइंट पर वापस आ गए जहां से स्टार्ट किया था। ये बन गया आपका ट्रायंगुलर फॉर्म, क्लोज ट्रायंगल बन गया ना। नीचे नोट करें पॉइंट, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस F1 वेक्टर लगाएं, कॉमा F2 वेक्टर लगाएं एंड F3 will be in equilibrium when the resultant of two forces is equal and opposite to the third force. Resultant of two forces is equal and opposite to the third forces. सेकेंड पॉइंट नोट करें, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस will be 0 and hence they will be in equilibrium if they can be represented by the three sides of the triangle taken in order. आपने दो पॉइंट नोट करें, थर्ड पॉइंट नोट करें। आप समझ गए होंगे दोनों पॉइंट को, डायग्राम से हमने क्लियर कर दिया है कि ट्रायंगल में हम इनको ऑर्डर से सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तीनों का सम 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है, तो वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं क्लोज लूप में। नेक्स्ट पॉइंट, इफ F1, F2 एंड F3 सभी पर वेक्टर लगाएं, आर कॉन्करेंट यानी कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, बट F1 प्लस F2 प्लस F3 नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट हो वो इसको इक्वल और इसके अपोजिट ना हो। इक्वल अपोजिट होगा तभी इक्विलिब्रियम में होंगे, अगर इक्वल अपोजिट नहीं है तो इनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। ऐसे में इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन एराइज नहीं होता है, रिजल्टेंट 0 जरूर होना चाहिए। तो क्या लिखा, इफ F1, F2, F3 आर कॉन्करेंट बट F1 प्लस F2 प्लस F3 नॉट इज इक्वल टू 0 देन द क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट एराइज। नोट किया? फिर नोट करें नेक्स्ट पॉइंट, इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, if F1 plus F2 plus F3 is equal to 0, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ठीक।
इसका मतलब ये हुआ कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस F3 होगा। लेकिन अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है तो तब भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बॉडी रोटेट होने लगेगी, तब रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हमें यहाँ दोनों इक्विलिब्रियम चेक करने हैं, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। लिखिए, बट फोर्सेस आर नॉट कॉन्करेंट, कॉन्करेंट नहीं है तब भी नहीं होगा, बट फोर्सेस यानी लाइन ऑफ एक्शन एक ना हो, इसका यही मतलब है कि कॉन्करेंट नहीं है। बट फोर्सेस आर नॉट कॉन्करेंट, देन F1 प्लस F2 वेक्टर लगा देना, F1 प्लस F2 एंड F3 विल फॉर्म ए कपल एंड बॉडी will form a couple and body will tends to rotate and body will tends to rotate। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने ये कोई बॉडी बनाई, इसमें ये फोर्स लगाया F1, इधर को ये फोर्स ऐसे लगाया, एक फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, चलो F2, ठीक। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर को एक्ट करेगा, इधर को आपका F1 प्लस F2 बना, ये F1 लगाया, वेक्टर सम करें, पैरेललोग्राम करें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर नेट F1 प्लस F2, ठीक। और अगर हमने तीसरा फोर्स F3 ऐसे लगा दिया है तो अपोजिट, देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल इसके पैरेलल F1 प्लस F2 और F3 को हम निगेटिव है, एंटी पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल ले लीजिए। देखिए ये लगाया F3, चेक करें, ये F1 ये F2, रिजल्टेंट ये गया F1 प्लस F2, और तीसरा F3 इसी के पैरेलल एंटी पैरेलल लगा दो, मैग्नीट्यूड इक्वल ले लो। देखिए ये इसको रोटेट कर देंगे, यहाँ पर रख के देख लो, यहाँ पर ये F1 प्लस F2 इधर लग रहा है और F3 इधर लग रहा है, ये कपल बनाएंगे, इसको रोटेट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इनका मतलब कॉन्करेंट होना बहुत ही जरूरी है। If forces are not concurrent, then F1 plus F2 and F3 will form a couple and the body will tends to rotate। समझ गए होंगे। अब लास्ट लिख दें नीचे, hence if three coplanar forces, hence if three coplanar forces keep a body in equilibrium, hence if three coplanar forces keep a body in equilibrium, they must be concurrent, they must be concurrent। नोट किया। और यहाँ पर इसके ये आप कॉन्करेंट जो ये फोर्सेस है इक्विलिब्रियम का, ये बेसिक थ्योरी है। आप सभी लोगों को, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, बोर्ड में सिलेबस में है, इसको सभी लोग तैयार करें। और कंडीशन की ये बेसिक थ्योरी है, क्योंकि आगे इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो और भी चैप्टर में आएंगी, इलेक्ट्रिकल में भी हैं, मैकेनिक्स में भी हैं, ठीक है ना। और जब ये तीन बॉडी इक्विलिब्रियम में होती हैं तो इसमें एक मैकेनिक्स में थ्योरम है, इसे बोलते हैं लॉमी थ्योरम। मान लीजिए ये फोर्स T1 है, T2 है, यहाँ T3 है, इसमें एंगल अल्फा है, T2 के सामने इनके बीच में एंगल बीटा है, ये गामा है, इसे लॉमी थ्योरम कहते हैं, लॉमी थ्योरम, ठीक। स्टैटिक्स में यूज होती थी ये पहले, मैथ में बहुत, और अभी भी आपके यहाँ क्वेश्चन है, इसको यूज करते हैं लॉमी थ्योरम को। हमने एक दो जो आपके रिलेटिव में क्वेश्चन लगाया है लास्ट में, वहाँ पर एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, वहाँ भी इसको यूज करके दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए T1 अपान ये वाला फोर्स लें T1, और अदर दो जो फोर्स हैं उनके बीच में एंगल का साइन अल्फा, T2 अपान इसके सामने एंगल कितना है बीटा, तो साइन बीटा, T3 अपान ये T3 है, इसके सामने T1 और T2 है दूसरे फोर्स, एंगल जो अपोजिट है मतलब वो साइन गामा, तो T1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू T2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू T3 अपान साइन गामा। ये लॉमी थ्योरम है। और स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम है वहाँ ये थ्योरम जो है वो यूज होती है, इसलिए आप इस थ्योरम को जो है वो ठीक से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपको दो आर्टिकल डिस्कस किए हैं,
एक तो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में जरूर आता है। और साथ साथ हमने इक्विलिब्रियम का भी डिस्कशन किया है, ठीक। इक्विलिब्रियम को ठीक से ध्यान रखना, स्टैटिक और डायनामिक अलग टाइप एक, और दूसरा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम, उनकी कंडीशन ध्यान रखें, 2 फोर्सेस और 3 फोर्सेस की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।